सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़्यादा कहानी के एपिसोड नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाकर कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। निहारिका जी अब सिंघानिया के घर पर पहुंच गई थी, लेकिन जाते ही सिंघानिया की मां ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। निहारिका जी गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, मीरा जी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो रिश्ता ही नहीं चाहिए। मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की जान की भीख मांगने आई हूँ। उसकी यह बात सुनकर आगे से मीरा ने तोड़ियां चढ़ाकर कहा, जान की भीख? वहीं सावित्री देवी अपनी कुर्सी से उठ गई। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। दादी ने आगे पूछा, क्या हुआ निहारिका बेटा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तभी निहारिका ने रोकर दादी के पैरों में गिर गई। निहारिका ने फपक कर कहा, माँ जी, मेरी काशवी, मेरी बच्ची सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची। उसकी स्कूटर टूटी हुई मिली है, उसका फोन कुचला हुआ मिला। किसी ने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया। उसकी यह बात सुनकर आगे से दादी ने हैरान होकर कहा, क्या? दादी के मुंह से एक चीख निकल गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मीरा सिंघानिया एक पल के लिए सुन पड़ गई। तभी निहारिका जी ने अपने हाथ जोड़कर निखिल पर अपना शक जाहिर करके कहा, मुझे पता है माँ जी, आपके पोते को मेरी बेटी से बहुत गहरा प्यार है। आज सुबह हमने जो आप लोगों का अपमान किया, उसी गुस्से में निखिल ने मेरी काशी को उठवा लिया। प्लीज प्लीज अपने पोते को कहियो कि मेरी बेटी को छोड़ दे। मेरे पति पहले आईसीयू में हैं। अगर आज काशवी को कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। निहारिका ये इल्जाम सुनते ही मेरा सिंघानिया का सारा घमंड और नफरत फिर से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। मेरा सिंघानिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? तुम जैसे मिडिल क्लास और भिखारिन औरतों की यही औकात है। तुम्हारी बेटी का किसी गुंडे के साथ चक्कर होगा, वो किसी और के साथ भागी होगी, और तुम इसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही हो। उनकी ये बात सुनकर निहारिका ने घबरा कर कहा, नहीं मीरा जी, वो निहारिका सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तभी मीरा ने बहुत ही नीच और घमंडी लहजे में कहा, चुप रहो तुम। तुम्हारे जैसे भिखारियों ने हमारे और हमारे बेटे का कोई लेना देना नहीं। कल सुबह जो तुम लोगों ने अपना रिश्ता तोड़ा था, अब चाहे तुम्हारी बेटी जिंदा रहे या मरे, हमें कोई परवाह नहीं। सिक्योरिटी, इस औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मीरा की यह बात सुनकर निहारिका के दिल को चीरने लगी। वो जमीन पर बैठी रही, लेकिन मीरा का घमंड कम नहीं हो रहा था। तभी दादी ने दहाड़ कर कहा, बस मीरा। ये दहाड़ किसी शेरनी की थी। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने अपनी बहू को ऐसी खौफनाक नजर से देखा कि मीरा के शब्द हलक में अटक गए। दादी ने बहुत ही सख्त आवाज में फटकार कर लगाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मीरा? एक माँ तुम्हारे सामने अपने दुपट्टे की भीख मांग रही है, उसकी बेटी गायब है और तुम अपनी इस खोखली दौलत का घमंड दिखा रही हो। लानत है तुम्हारे स्टेटस पर। मीरा सिंघानिया डर के मारे पीछे हट गई। हवेली में दादी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दादी आगे बढ़ी और निहारिका को अपने हाथों से पकड़कर जमीन से उठा लिया। दादी ने बहुत ही प्यार और सहानुभूति के साथ उनके आंसू पोंछ कर कहा, निहारिका बेटा, तुम शांत हो जाओ। आगे से निहारिका ने रिक्वेस्ट करके कहा, माँ जी प्लीज निखिल से कहिए ना। निहारिका अभी भी रो रही थी। उनकी ये बात सुनकर आगे से दादी ने अपनी आवाज में एक बहुत ही मजबूत यकीन भरकर कहा, बेटा, मैं एक औरत होकर तुम्हारे इस दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा निखिल ने तुम्हारी बेटी को किडनैप नहीं किया। उनकी ये बात सुनकर आगे से निहारिका ने हैरान से दादी को देखा। तभी दादी ने सच बताकर कहा, निखिल तुम्हारी बेटी को बेइंतहा प्यार करता है। वो उस प्यार के लिए अपने सारे काले धंधे छोड़ चुका है। एक सच्चा आशिक कभी अपनी मोहब्बत को इस तरह जलील और किडनैप नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर आगे से निहारिका जी के कदम भी ठपठपा गए। उन्होंने घबरा कर कहा, तो फिर मेरी काशवी कहाँ है? अगर निखिल ने नहीं तो किसने किया है? दादी के चेहरे पर अचानक एक बहुत ही डार्क और खौफनाक चिंता की लकीर आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर काशवी को निखिल ने किडनैप नहीं किया तो जरूर किसी ऐसे दुश्मन ने किया है जो निखिल की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। दादी के मुंह से नाम बहुत ही धीमी आवाज में निकला, हे भगवान, दुष्यंत। दादी जानती थी कि दुष्यंत दीक्षित वो इकलौता दरिंदा है जो निखिल को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दादी ने निहारिका जी से वादा करके कहा, तुम घबराओ मत निहारिका, मैं अभी के अभी इसी वक्त निखिल से बात करती हूँ।
मुझे पूरा यकीन है कि निखिल को पता चल चुका है कि काशवी कहाँ है। दादी ने निहारिका जी के हाथ को बड़े ही कम मजबूती से पकड़ा और ऐसा वादा किया जिसने निहारिका को थोड़ा सुकून दिला दिया। दादी ने अपनी आंखों में एक बहुत ही खौफनाक दृढ़ निश्चय लाकर कहा, और मैं तुम्हें इस सिंघानिया परिवार की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हारी काशवी बेटी को एक खरोंच भी नहीं आएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरा पोता जान दे देगा, तुम्हारी बेटी को सही सलामत वापस घर लाकर देगा। निहारिका जी ने मन ही मन अभी डर भी लगने लगा था, लेकिन दादी की जो बातों में सच्चाई और ताकत थी, उसने निहारिका के रोते हुए दिल को थोड़ा सा हौसला दे दिया। दादी ने तुरंत अपना फोन निकाला और राजीव का नंबर डायल किया। दादी ने फोन उठाते हुए पूछा, राजीव, निखिल कहाँ है? आगे से राजीव ने घबरा कर कहा, तो दादी, सर सर अकेले रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के गोदामों में निकले हैं। दुष्यंत दीक्षित ने काशवी मैम को किडनैप किया। सर अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाने गए हैं। ये सुनते ही दादी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने घबरा कर कहा, हे भगवान। दादी ने फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने निहारिका की तरफ देखकर कहा, निहारिका, तुम्हारी बेटी को दुष्यंत नाम के एक माफिया ने किडनैप किया और निखिल निखिल अकेला उसे बचाने गया है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी बेटा। आज वो दोनों ही मौत के मुंह में हैं। दादी ने सच बता दिया। ये सुनते ही निहारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस निखिल सिंघानिया को अपनी बेटी का कातिल समझ रही थी, वही निखिल आज उनकी बेटी को बचाने के लिए मौत से लड़ रहा था। और इसी समय उधर रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के खूनी गोदाम में निखिल सिंघानिया अपनी कटाना तलवार हाथ में लिए खड़ा था। उसके सामने दुष्यंत दीक्षित ने अपनी पिस्तौल निखिल के सीने की तरफ तान दी थी। ये देखते ही कुर्सी पर रस्सियों में बंधी काशी की आंखें फट गई। उसकी सांसें हलक में अटक गई। और निखिल से नफरत करती थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस तरह इस इंसान को मरते हुए देखना, जो सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए मौत के कुएं में अकेला चला आया था, काशवी की रूह को कपा देने वाला था। तभी दुष्यंत ने फुसफुसा कर कहा, अलविदा निखिल सिंघानिया, और अपनी तर्जनी उंगली को ट्रिगर पर कसना शुरू कर दिया। ट्रिगर पर स्प्रिंग पीछे की तरफ दबने लगा। क्लिक होने में सिर्फ एक माइक्रो सेकंड का वक्त बाकी था। पिस्तौल की गोली बैरल से निकलकर निखिल के सीने को चीरने ही वाली थी, लेकिन दुष्यंत दीक्षित को इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो जिसके सामने खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं, मार्शल आर्ट का एक ऐसा खूंखार और तेज फाइटर है जिसकी स्पीड इंसान की सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही दुष्यंत की उंगली ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया, गोदाम के उस भारी और रुकी हुई हवा को चीरते हुए एक आवाज गूंज गई। निखिल सिंघानिया अपनी जगह से इस तरह गायब हुआ जैसे वो कोई साया हो। बिजली के कड़कने की जो रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से निखिल का शरीर आगे की तरफ डाट कर गया। दुष्यंत की आंखें अभी निखिल के सीने को घूर रही थी, लेकिन अगले ही पर उसने पाया कि निखिल वहां था ही नहीं। इससे पहले कि दुष्यंत अपनी पिस्तौल की दिशा बदल पाता या अपने दिमाग को यह सिग्नल दे पाता कि उसका शिकार उस जगह से हिल चुका है, निखिल सिंघानिया दुष्यंत के बिल्कुल दाईं तरफ पहुंच चुका था। निखिल ने दाहिने हाथ में मौजूद जापानी कटाना तलवार को एक हाथ में अदृश्य, खौफनाक और आधा चांद बना दिया। तलवार की धार इतनी तेज थी, निखिल के हाथों की ताकत इतनी भयानक थी कि तलवार ने हवा को काटकर एक सीटी जैसी आवाज पैदा कर दी। स्लैश! किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, पलक झपकने का मौका भी नहीं मिला और दुष्यंत ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन वो गोली निखिल के सीने पर नहीं बल्कि सामने की खाली दीवार पर जा लगी। तभी दुष्यंत को अचानक अपने दाहिने हाथ की कलाई के पास एक बहुत ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे उस पल के लिए दर्द नहीं हुआ, क्योंकि तलवार की धार इतनी तेज थी कि दिमाग दर्द का सिग्नल भेजने के लिए एक सेकंड लेट हो गया। दुष्यंत ने अपनी आंखों को नीचे झुकाकर अपने हाथ की तरफ देखा। जो नजारा दुष्यंत की आंखों के सामने था, उसने दुष्यंत के दिमाग की नसें फाड़ दी। उसका दाहिना हिस्सा, दाहिना हाथ, जिसमें अभी भी वो पिस्तौल कसकर पकड़ी हुई थी, वो हाथ उसकी कलाई से कटकर अलग हो चुका था। कलाई की हड्डी, नसें, मांसपेशियां एक ही झटके में कट चुकी थी। कटा हुआ हाथ पिस्तौल समेत हवा में कलाबाजी खाकर जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। और फिर एक सेकंड के उस सन्नाटे के बाद खून का एक भयावह फवारा दुष्यंत की कटी हुई कलाई से फूट पड़ा। खून की लाल धारें गोदाम के उस गंदे फर्श पर गिरने लगी। जैसे ही दुष्यंत के दिमाग से सिग्नल मिला
कि उसका हाथ कट चुका है। गोदाम की दीवारों को फाड़ देने वाली एक भयंकर चीख दुष्यंत के गले से निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुष्यंत दर्द के मारे पागलों की तरह हो चुका था। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आई थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी कटी हुई दाई कलाई को कसकर पकड़ लिया, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खून उसकी उंगलियों के बीच से रिस रिस कर फर्श को लाल कर रहा था। वो दर्द के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ, मेरा हाथ, ओह, मेरा हाथ। दुष्यंत पागलों की तरह तड़प रहा था। कुर्सी पर बंधी काशवी का यह पूरा शरीर ये खौफनाक और खूनी नजारा देखकर कांप उठा। उसने अपनी जिंदगी में इतना खून, इतनी बेरहमी और इतनी तेज फुर्ती कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली, लेकिन निखिल का वो खूंखार रूप उसके दिमाग में छप चुका था। निखिल सिंघानिया अपनी तलवार को नीचे किए बिल्कुल शांत खड़ा था। तलवार की नोक से दुष्यंत का ताजा खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। निखिल की सांसें बड़ी नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, न ही कोई डर था। वो किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। जमीन पर तड़पते हुए दुष्यंत ने अपनी खूनी, दर्द से भरी और नफरत वाली आंखें उठाई। निखिल को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कॉरपोरेट बिजनेसमैन के अंदर इतना खूंखार और ट्रेंड किलर छिपा हो सकता है। वही दुष्यंत ने दर्द में चीख कर अपने बचे हुए गुंडे और फाइटर्स की तरफ देखा, जो अचानक हुए हमले से सन पड़ गए थे। दुष्यंत ने अपनी पूरी ताकत से अपने खून के घूंट को पीकर दहाड़ मारकर कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो हराम करो, काट डालो इसे, मारो इसे, इसके शरीर का एक एक टुकड़ा कर दो, मुझे जिंदा नहीं चाहिए, मारो इसे। दुष्यंत का यह आदेश किसी बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह काम कर गया। गोदाम में मौजूद दुष्यंत के बचे हुए 15-20 गुंडे, जिनमें कुछ खूंखार बाहुबली, चाकूबाज और लोहे की चैन घुमाने वाले फाइटर शामिल थे, वो सभी एक खौफनाक गर्जना के साथ निखिल सिंघानिया पर टूट पड़े। एक भारी भरकम गुंडा जिसके हाथ में तेज धार वाला गंडासा था, वो निखिल की तरफ दौड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मारो सालों को। ये देखते हुए काशू की आंखें डर से फैल गई। काशू के मुंह से अनजाने में ही चेतावनी निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, निखिल पीछे। लेकिन निखिल को किसी चेतावनी की जरूरत नहीं थी। उसकी सारी इंद्रियां पूरी तरह जागृत थी। वहीं उस गुंडे ने गंडासे को हवा में उठाया और निखिल के सिर के 2 टुकड़े काटने के इरादे से नीचे की तरफ चला दिया। तभी आगे से निखिल ने अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जैसे ही गंडासा उसके सिर के करीब पहुंचा, निखिल ने अपनी कटाना को बहुत ही सटीकता से ऊपर किया, गंडासे के वार को ब्लॉक कर दिया। लोहे के टकराने की तेज तेज चिंगारियां उठी। गुंडा इस बात से हैरान था, निखिल के एक हाथ से उसके इतने भारी वार को कैसे रोक लिया। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडा संभल पाता, निखिल ने अपनी तलवार को गंडासे की धार पर खिसकाकर नीचे की तरफ किया और एक ही झटके में उस गुंडे के घुटने के पीछे की नस को काट दिया। गुंडे के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसका पैर मुड़ गया। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि निखिल ने घूमते हुए अपनी तलवार की हिल्ट उस गुंडे की कनपटी पर इतनी भयानक से दे मारी कि गुंडे की खोपड़ी की हड्डी चटकने की आवाज आई और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी चारों तरफ से हमले होने थे। 2 गुंडे हाथों में मोटी लोहे की चैन लेकर निखिल पर झपटे। एक ने चैन को हवा में घुमाकर निखिल के पैरों की तरफ फेंका, दूसरे ने चैन को उसके गले में फंसाने की कोशिश की। निखिल ने एक बैक फ्लिप लगाई। जमीन पर लेटकर दोनों चैन के वार से बच निकला। जमीन पर लेटते हुए उसके अपने पैरों की ताकत से इस्तेमाल करके एक सीजर किक मारी और पहले गुंडे के पैरों की कैंची की तरह जकड़कर उसे जमीन पर धड़ाम से गिरा दिया। दूसरा चैन वाला गुंडा भी अब बिल्कुल ऊपर था और उसने चैन को निखिल के सिर पर मारने के लिए उठाया। निखिल स्प्रिंग की तरह उछल गया। उसने हवा में अपनी कटाना को घुमाया और उस गुंडे के हाथ में जिसने चैन पकड़ी थी उसकी कलाई को एक गहरा चीर दिया। वो लगातार एक दूसरे पर वार करता ही जा रहा था और उनको हवा में उड़ाता जा रहा था। गोदाम में अब सिर्फ खून, चीख और लोहे के टकराने की आवाज गूंज रही थी। कुर्सी पर बंधी काशवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो निखिल के इस खौफनाक फुर्ती और ताकत को देखकर तंग रह गई। उसने निखिल को सिर्फ एक घमंडी रईस ज्यादा समझा था, जो पैसों के दम पर उछलता है। लेकिन आज तक उसके सामने जो खड़ा था वो एक 1 मैन आर्मी था। वो एक ऐसा योद्धा था जो मौत को आंख से आंख मिलाकर देख रहा था। और ये सब
वो सिर्फ काशवी के लिए कर रहा था। काशवी के अंदर निखिल के लिए जो नफरत की दीवार थी, वो इस खूनी मंजर को देखकर, निखिल के शरीर से बहते पसीने और खून को देखकर धीरे धीरे पिघलने लगी थी। दुष्यंत दीक्षित का राइट हैंड मैन भैरव सिंह, जो अब तक पीछे खड़ा था, उसने चिल्लाकर कहा, मारो इसे, सब तरफ से घेर लो। 5 खूंखार गुंडे, जिनके हाथों में तेज चाकू, बेसबॉल बैट, उन्होंने निखिल को चारों तरफ से घेर लिया। और तभी उस गुंडे ने बेसबॉल को हवा में घुमाकर कहा, अब कहाँ जाएगा रईसजादे? निखिल उन पांचों के बीच में खड़ा था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और उसकी सांस में एक लय चल रही थी। मार्शल आर्ट फाइटर की सबसे बड़ी खासियत सेंसरी अवेयरनेस होती है। निखिल को देखने की जरूरत नहीं थी कि हवा के दबाव से महसूस कर सकता था कि कौन सा हमला किस तरफ से आ रहा है। जैसे ही पीछे से एक गुंडे ने निखिल की पीठ पर वार करने की कोशिश की और उसकी सांसें निखिल ने महसूस कर ली। निखिल ने अचानक अपना शरीर नीचे झुका लिया। चाकू हवा में खाली चला गया। निखिल ने अपनी दाएं टांग को जमीन पर घुमाकर एक जोरदार स्वीप किक मारी और गुंडे के पैर पर लगी। वो दोनों हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। उसी वक्त सामने बैट वाला गुंडा निखिल के सिर पर बैट मारने के लिए आया। निखिल ने अपना बायां हाथ ऊपर किया और बैट के भारी वार को अपने फोर आर्म पर झूलने दिया। थर्ड, जिससे एक भारी आवाज आई। आम इंसान इस वार से टूट जाता, लेकिन निखिल की हड्डियां लोहे की तरह मजबूत थी। उसने बैट को झेला और अपने दूसरे हाथ से पकड़ी हुई तलवार के फ्लैट हिस्से को उस गुंडे के मुंह पर इतनी जोर से वार किया कि उसके दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। निखिल ने उस गुंडे के कॉलर को पकड़ा और उसे एक ढाल की तरह अपने सामने कर लिया, क्योंकि तभी पीछे से एक गुंडे ने चाकू चलाया। वो चाकू निखिल की उस जगह को गुंडे को जा घुसा और गुंडा दर्द से चीख गया। निखिल ने उस गुंडे को धक्का दिया और पीछे वाले गुंडे की छाती पर एक फ्रंट किक मारकर उसे भी ढेर कर दिया। तभी पीछे से एक बहुत ही फुर्तीले और पुतले गुंडे ने, जिसके हाथ में एक जहरीला खंजर था, निखिल की तरफ छलांग लगा दी। निखिल दूसरे गुंडे को उलझा हुआ था। वो सीधे उस खंजर निखिल के कंधे की तरफ आ रहा था। प्रकाश भी अपनी पूरी ताकत से चीख कर बोली, निखिल तुम्हारे पीछे। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। वो नहीं चाहती थी कि निखिल को कुछ हो जाए। काशी की आवाज सुनकर निखिल ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो तेज धार वाला खंजर निखिल के बाएं कंधे के ऊपरी हिस्से कोलर पोन के पास से चीरता हुआ निकल गया। निखिल के मुंह से एक भारी आवाज निकली। उसने सफेद शर्ट के बाएं हिस्से से खून तेजी से बहने लगा, सफेद कपड़े को लाल करने लगा। निखिल को पहली बार चोट लगी थी। खून की वो गर्म धार जब उसके कंधे से बहकर नीचे आई तो गोदाम में खड़े बचे हुए गुंडे को लगा कि अब ये शेर घायल हो चुका है और इसे मारना आसान होगा। तभी वो सारे चिल्लाने लगे, मर गया साला, मारो इसे। वहीं कुर्सी पर बंधी काशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसक कर कहा, नहीं निखिल प्लीज। काशी रोने लगी। उसे निखिल का यह बहता हुआ खून देखकर अपने ही सीने में एक भयानक दर्द महसूस होने लगा था। लेकिन उन बेवकूफ गुंडों को यह नहीं पता था, वो लेवल 2 के मास्टर फाइटर को जब चोट लगती है और जब वो अपना ही खून देखता है तो कमजोर नहीं पड़ता, वो शैतान पूरी तरह से जाग जाता है। निखिल अपनी जगह से खड़ा था। उसके बाएं कंधे से बहते हुए खून को उसने देखा और फिर उसने अपनी आंखें उठाई और काशी की तरफ देखा। काशी की आंखों में उसके लिए जो दर्द और आंसू थे, उन्होंने निखिल के शरीर में एक ऐसा खौफनाक एड्रेनालाइन दौड़ा दिया जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। निखिल की आंखें अब पूरी तरह से खूनी और लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे की वो शांति एक भयंकर और खौफनाक किलिंग मशीन के वाले भाव में बदल चुकी थी। उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई कटाना तलवार को जोर से घुमाया। तलवार से खून की कुछ बूंदें जमीन पर आ गिरी। निखिल ने उस खंजर मारने वाले गुंडे की तरफ देखा। गुंडे की हंसी रुक गई। उसे निखिल की आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन निखिल ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। निखिल अपनी जगह से किसी चीते की तरह उछला। उसने हवा में छलांग लगा दी और अपना बायां घुटना उस गुंडे की छाती पर इतनी भयंकर ताकत से मारा कि उस गुंडे की छाती की हड्डी टूटने की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। गुंडा जमीन पर गिर गया। निखिल भी जमीन पर उतरा, लेकिन जैसे ही निखिल जमीन पर उतरा, 3 और गुंडे एक साथ एक लोहे की रोड लेकर उस पर टूट पड़े। निखिल हल्का सा लड़खड़ा गया।
उसकी तलवार को पूरी ताकत से उसने घुमाया। तलवार एक गुंडे के सीने के इतनी गहराई से घुस गई, उसकी हड्डी में जाके फंस गई। लेकिन वो फंस चुकी थी और वो निकालने की कोशिश भी कर रहा था। तीसरा गुंडा अब रोड लेकर निखिल के सिर पर वार करने वाला था। निखिल के पास कोई हथियार ही नहीं था। उसने एक सेकंड भी देरी नहीं की और उसने तलवार को उसी गुंडे के सीने में फंसा हुआ छोड़ दिया। अब निखिल पूरी तरह से अनआर्म्ड था। तब इस रोड वाले गुंडे ने चिल्लाकर कहा, अब तू मरेगा। लेकिन निखिल सिंघानिया निहत्था होकर भी खतरनाक हो चुका था। उसका मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अब अपने चरम में आ चुका था। जैसे ही गुंडे ने रोड चलाई, निखिल ने अपने हाथ से उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। निखिल ने एक ही झटके में उस कलाई को इस कदर मरोड़ा की हड्डी के टूटने की आवाज आई। गुंडे के हाथ से रोड छूट गई। रोड जमीन गिरने से पहले ही निखिल ने हवा में उस रोड को दूसरे हाथ में पकड़ लिया। निखिल ने उसी रोड को पूरी ताकत से उस गुंडे के घुटने पर मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब निखिल के हाथों में तलवार नहीं बल्कि वो लोहे की रोड आ चुकी थी। निखिल ने दहाड़ कर कहा, आ जाओ सालो। अब गोदाम का नजारा किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की सजा भयानक हो चुका था। निखिल एक परछाई की तरह गुंडों के बीच घूम रहा था। उसकी लोहे की रोड पर जिस पर पड़ रही थी उसकी हड्डियां चूर चूर हो रही थी। एक गुंडे ने पीछे से निखिल को पकड़ने की कोशिश की। निखिल ने अपना सिर जोर से पीछे की तरफ मारा और जो गुंडे की नाक पर लग गया। गुंडे की नाक की हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। निखिल ने उसकी पकड़ ढीली होते ही उसे अपने कंधे के ऊपर से उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वो बेहोश हो गया। दूसरा गुंडा सामने से पंच मारने आया। निखिल ने उसका पंच ब्लॉक किया और दूसरे हाथ की कोहनी सीधे उसकी गर्दन पर दे मारी। वो गुंडा अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। निखिल के चेहरे पर खून के छींटे उड़ चुके थे। उसका बायां कंधा खून से लथपथ था। उसकी पीठ पर रोड लगने की दर्द भयंकर होने लगा था, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस एक एक करके उन गुंडों की लाशें बिछाता जा रहा था। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर दुष्यंत दीक्षित की वो पूरी खूंखार फौज, जो किसी भी इलाके पर कब्जा करने के लिए काफी थी, और पूरी फौज निखिल सिंघानिया के पैरों के पास उस गंदे फर्श पर खून से लथपथ कराहती हुई बेसुध पड़ी थी। गोदाम में अब और कोई खड़ा नहीं था सिवाय निखिल सिंघानिया के। निखिल जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी सफेद शर्ट अब पूरी तरह से लाल और फट चुकी थी। उसके चेहरे का पसीना और खून मिल गया था। उसके हाथ में वो लोहे की रोड छूटकर जमीन पर क्लैंक की आवाज के साथ गिर गई। पूरे गोदाम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ गुंडों के करहानों की आवाजें आ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें उठाई। उसकी नजरें दुष्यंत पर पड़ी थी, जो अभी भी एक कोने में जमीन पर पड़ा था, अपने कटे हुए हाथ को पकड़े दर्द से कांप रहा था। दुष्यंत की आंखों में अब खौफ था कि उसने कभी भी किसी के लिए जो महसूस नहीं किया। उसे लगा था कि निखिल एक रईस ज्यादा है, लेकिन आज उसने एक साक्षात शैतान को अपने आदमियों को टुकड़े करते देख लिया था। निखिल के बड़े भारी कदमों से दुष्यंत की तरफ बढ़ने लगे। उसको अपनी तरफ आता देखकर दुष्यंत हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारना सिंघानिया। दुष्यंत घसीट कर पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसका सारा घमंड, उसकी सारी चालाकी निखिल के इस खूनी रूप के आगे पानी भर रही थी। उसने सिसके लेकर कहा, मैं अपना टेंडर वापस ले लूंगा। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। दुष्यंत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। निखिल दुष्यंत के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। निखिल ने अपने जूते से दुष्यंत की छाती पर रखा और थोड़ा दबाव बनाया। निखिल ने एक बहुत ही खौफनाक और सर्द आवाज में कहा, टेंडर, तुझे लगता है कि मैं यहाँ उस कागज के टुकड़े के लिए आया हूँ? निखिल थोड़ा नीचे झुका। उसकी आंखों में वो खूनी प्यास दुष्यंत के चेहरे को चीर रही थी। निखिल ने फुसफुसा कर कहा, तूने मेरी काशी को हाथ लगाने की जुर्रत की दुष्यंत। अगर तूने मुझे गोली मार दी होती तो मैं शायद तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मेरी जान को इस गंदी जगह पर बांध कर रखा। इस गुनाह की सजा मौत से भी बदतर होगी। निखिल ने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चाकू उठाई, जो किसी गुंडे के हाथ से छूटी थी। ये देखते ही दुष्यंत ने चीख कर कहा, नहीं निखिल, प्लीज। लेकिन निखिल ने बिना कोई रहम खाए उस चाकू को दुष्यंत के दूसरे हाथ की हथेली के बीच में रखा और उसे पूरी ताकत से जमीन के आर पार घोंप दिया। दुष्यंत की चीख से गोदाम की छत कांप उठी। उसका बायां हाथ जमीन में कील की तरह गड़ चुका था। तभी निखिल ने थूक कर कहा,
अब तो पूरी जिंदगी किसी को किडनैप करने या टेंडर भरने के लायक नहीं बचेगा। जब तक पुलिस तुझे यहाँ से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाएगी, तेरा खून इतना बह चुका होगा कि तू सिर्फ एक जिंदा लाश बचेगा। ये कहते निखिल वहां से मुड़ा। अब उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, वो थी काशवी। निखिल मुड़कर काशवी की तरफ चलने लगा। काशवी जो कुर्सी पर बंधी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने निखिल का एक खौफनाक और खूनी रूप देखा था। उसने देखा कि कैसे ये इंसान उसके लिए गोली, तलवार और लोहे की रोड से टकरा गया। तभी निखिल काशवी के पास पहुंचा। उसकी वो खूनी और भयानक आंखें, जो कुछ सेकंड पहले तक दुष्यंत को मार रही थी, काशवी को देखते ही वो आंखें अचानक बहुत ही नर्म और मासूम दर्द से भर गई। निखिल के हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत ही प्यार और सावधानी से काशवी के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला और बोला, काशवी, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने चोट तो नहीं पहुंचाई? निखिल की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। काशवी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें निखिल के उस बाएं कंधे पर गड़ी थी, जहां से लगातार खून बह रहा था। निखिल ने जल्दी जल्दी काशवी के हाथ और पैरों की रस्सियां खोल दी। जैसे ही काशवी आजाद हुई, वो लड़खड़ा कर कुर्सी से नीचे गिरने वाली थी। निखिल ने तुरंत अपने खून से सने हुए हाथों से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। काशवी का सिर निखिल की चौड़ी और खून से लथपथ छाती पर टिका। काशवी को निखिल के शरीर से पसीने और खून की वो तेज गंध आ रही थी। उसे निखिल के दिल की वो जोर जोर से धड़कती हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ काशवी के लिए धड़क रही थी। काशवी के अंदर की वो सारी नफरत, वो सारा गुस्सा एक पल में निखिल के इस बलिदान और उसकी इस पागलपन भरी हिफाजत के आगे आंसुओं में बहने लगा। काशवी ने रोते हुए निखिल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पूछा, तुमने तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो मुझसे नफरत करते थे। तुम तो मेरे डैड को। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, निखिल ने अपनी खून से सनी उंगलियों को बड़े ही प्यार से काशवी के कांपते हुए होठों पर रखा और चुप रहने का इशारा कर दिया। श्श्श। निखिल ने बहुत ही थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था ना काशवी। निखिल, सिंघानिया तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। तुम्हें खरोच भी आती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। निखिल सिंघानिया की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसके कंधे से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसकी पीठ पर गहरी चोटें थी। उसने काशवी को देखा। उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार, वो नशा जिसे वो कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाया। इसके बाद निखिल ने दर्द में मुस्कुरा कर पूछा, क्या क्या अब भी तुम मुझसे उतनी ही नफरत करती हो काशवी? वहीं काशवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपना सिर ना में हिला दिया। निखिल के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी शांति छा गई, जैसे उसे दुनिया की हर जन्नत मिल गई। निखिल के होठों पर एक बहुत ही धीमी आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। और उसी पल निखिल का वो मजबूत पहाड़ जैसा शरीर, जो पूरी फौज से टकरा गया था, वो अब अपनी सारी ताकत खो चुका था। निखिल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका सिर काशवी के कंधे पर लुढ़क गया। उसका भारी शरीर पूरी तरह से बेसुध होकर काशवी की बाहों में झूल गया। तभी काशवी ने जोर से चीख कर कहा, निखिल, निखिल, आंखें खोलो निखिल। उसने निखिल के चेहरे पर अपने हाथों में ले लिया। निखिल का चेहरा पर खून लगा था, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वो बेहोश हो चुका था। ये देखकर काशवी पागलों की तरह रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, निखिल, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते निखिल, आंखें खोलो निखिल। गोदाम में अब सिर्फ काशवी की वो दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। जिस इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, आज वही इंसान उसकी बाहों में उसी के लिए अपनी जान दे रहा था। प्यार और नफरत की ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मौत ने अपना दरवाजा खोल दिया था। अब क्या करेगी काशवी? किसको बुलाएगी काशवी निखिल को बचाने के लिए? क्या निखिल बच पाएगा? देखेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ना कोई चीज चाहिए और वो भी सस्ते दामों में चाहिए, तो आप हमें बताइए। हम आपके लिए ढूंढ कर वो अपने शॉपिंग वाले जो लेफ्ट में बॉक्स आता है पूरी वीडियो में, वहां पर लगा देंगे। वहां से आप उस चीज को खरीद पाएंगे। बड़ी ऑथेंटिक चीज होगी। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से चीज आप उसको मंगवा सकते हैं, और जैसे मिंत्रा से मंगवा सकते हैं, टीरा से मंगवा सकते हैं, और तीन चार साइटें हैं जो बड़ी अच्छी है, वहां से आप उनको मंगवा सकते हैं और आपके लिए
किफ़ायती दामों में हम आपको लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए वो टैग करें तो हम टैग कर देंगे। पहले आप ये हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। चलिए मिलेंगे कल के एपिसोड में।